तो कल हम भारत के विदेश संबंध जो थे, विदेश नीतियां जो थी, उनके बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चला था गुट निरपेक्षता की नीति, जिसमें हमने पढ़ा था नेहरू जी की इस गुट निरपेक्षता की नीति में क्या भूमिका रही। साथ ही साथ हमने दो तथ्य पढ़े थे कि भाई उस समय 1945 के बाद में पूरे विश्व में शीत युद्ध का दौर चला था, जिसमें दो खेमों में पूरा विश्व बट गया था। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब भारत के सामने भी यही विकल्प था कि भारत या तो अमेरिका के खेमे में शामिल हो या फिर हो सोवियत संघ के खेमे में शामिल। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्णय लिया कि हमें इन दोनों खेमों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना है, हमें इन गुटों से अलग रहना है। और यहीं से शुरुआत होती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो आगे पढ़ते हैं। 67 नंबर पेज है मेरी किताब में और टॉपिक का नाम है दो खेमों से दूरी। दो खेमे कौन से, याद रखें, फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, अमेरिका और सोवियत संघ। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। भाई भारत स्वतंत्र हुआ और भारत ने जो अपनी विदेश नीति का सपना जो संजोया, उसमें एक ही कामना थी, संपूर्ण विश्व में शांति रहे। और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की, क्योंकि पूरे विश्व में एक तनाव का वातावरण था। वर्चस्व की लड़ाई थी, नंबर 1 की लड़ाई थी, अमेरिका सोवियत संघ के मध्य की लड़ाई थी, शीत युद्ध की लड़ाई थी। और भारत इस तनाव को कम करने के प्रयास कर रहा था या उस प्रयास करने में लगा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ है ये वो संस्था जहां पर विश्व के सभी देश बैठकर अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालकर अपना काम लग जाए, काम करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भी भारत ने अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका जवाब भी हमें बुक की देगी। आगे चलते हैं। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। भारत अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की बुक में आपने पढ़ लिया है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने, अंडरलाइन कर लो, फिर भी आपको पता भी है, फिर भी अंडरलाइन करो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम कहते हैं नाटो, और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि का एक संगठन बनाया। अमेरिका ने बनाया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और सोवियत संघ ने बनाया है वार्सा पैक्ट। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956, अंडरलाइन, 1900 क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, ब्रिटेन ने स्वेज नहर का मामला, मिस्र पर ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया है। ठीक है, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। भारत ने भी विरोध किया कि ब्रिटेन ने गलत किया, ब्रिटेन को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था, आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिस्र पर बेवजह अकारण ब्रिटेन ने हमला किया है। भारत ने खूब ब्रिटेन के विरुद्ध आवाज़ उठाई पूरे विश्व में। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे वाली लाइन क्या कहती है। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। क्या समझ में आया बताओ भाई? ब्रिटेन स्वेज नहर, मिस्र पर आक्रमण कर दिया, भारत पूरे विश्व में ब्रिटेन का विरोध करने पर उतारू हो गया कि ब्रिटेन गलत। थोड़े ही समय बाद
सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, पर भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। अब समझ में आया कुछ कि भारत के रिलेशन धीरे 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 किसके साथ जुड़ रहे हैं? सोवियत संघ के साथ जुड़ रहे हैं। मित्रता बढ़ रही है। किसकी? भारत और सोवियत संघ की मित्रता बढ़ रही है। सोवियत संघ का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है? रूस है। और वर्तमान की राजनीति में भी भारत और रूस की पक्की दोस्ती है, गजब की फ्रेंडशिप है। ये बात विश्व व्यापी है। पूरा विश्व जानता है कि जब भारत पे संकट आए तो रूस खड़ा है, और जब रूस पर आए तो भारत तैयार है। तो यहाँ से एक तरह से देखें तो भारत हमें ऐसा प्रतीत होता है, भारत की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत धीरे धीरे गुपचुप तरीके से सोवियत संघ में शामिल था, या सोवियत संघ को सपोर्ट करता था। क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ब्रिटेन की आलोचना कर दी फटाफट, पर सोवियत संघ की निंदा सार्वजनिक रूप खुले रूप में नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों से सहायता और अनुदान दिए। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। अब भाई पाकिस्तान को तो करना था, वो कर दिया। भारत क्या कर रहा था? अड़ोस पड़ोस अपने जो विदेशी देश है उनको कह रहा था, भैया आप कहीं भी किसी भी गुट में शामिल मत हो, आओ गुट निरपेक्ष हो जाओ, हम गुट निरपेक्ष की मार्ग पर चलेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन करेंगे, हमें किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना। लेकिन पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के गुट में शामिल हो गया, सैन्य गठबंधन में बंध गया, नाटो में शामिल हो गया। कौन? पाकिस्तान। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। हो गया ना सिस्टम। भाई अमेरिका ने किससे मित्रता कर ली? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान और भारत के बीच सदैव तनावपूर्ण स्थिति रहती है। तो भारत और अमेरिका के अब संबंध जो थे वो पहले की तरह अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। ये भी रीजन था कि भाई भारत एक तरफ तो कह रहा है गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष, दूसरी तरफ भारत सोवियत संघ की तरफ अग्रसर हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, मित्रता करने की तैयारी भी है। तो ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैन्य गुट नाटो में शामिल कर लिया। पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। ये हमने पढ़ा है, पंचवर्षीय योजना वगैरह जो पढ़ी थी ना बेटा, वही। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था। आयात यानी कि बाहर से चीज़ें कम मंगानी है। इससे संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। जो भी बनाना है इंडिया में बनाओ, तैयार करो, भारत में बनाओ। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में बड़ी प्रगति जो थी वो बड़ी सीमित हुई। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन जो था वो सीमित हो गया। भाई बाहर से लाना कुछ है नहीं, अंदर ही बनाओ, तो व्यापार थोड़ा घट गया। आगे का टॉपिक है एफ्रो एशियाई एकता। भारत की आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावनाओं को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। एशिया, भारत सोचता मैं इसको लीड करूं। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क किया। भारत एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर जो लेटेस्ट न्यू देश जो आज़ाद हुए थे ना, भारत ने उनके साथ कांटेक्ट किया, भाई आप खेमे में शामिल मत होना। 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी कर रहे थे, एशियाई एकता को सपोर्ट कर रहे थे कि हमें सबको एक रहना है। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही, अंडरलाइन, 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन यानी कि एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था। अब देखो 1947 मार्च का महीना भैया, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन मार्च के अंदर ही नेहरू जी ने क्या कर दिया, एशिया संबंध सम्मेलन यानी कि इसको कहा गया एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था, जबकि अभी भारत की आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। उससे पहले ही नेहरू ने ये शुरुआत कर दी थी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की एकता के लिए। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया जो है वो डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। अंडरलाइन कर लो भाई, इंडोनेशिया पर किसका नियंत्रण था? डच जाति का था, डच का था। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र भारत के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति थी उसका विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर, अंडरलाइन कर लो बेटा, इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। इंडोनेशिया का एक शहर बाडुंग, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, एफ्रो एशिया सम्मेलन, और ये सम्मेलन हुआ 1955 में। आमतौर पर हम इसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आमतौर पर हम इसे किसके नाम से जानते हैं? बाडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का ये चरम बिंदु था। बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। कौन से सम्मेलन में किसकी नींव पड़ी? बाडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। बाडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, अंडरलाइन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में, 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये समकालीन विश्व राजनीति की फर्स्ट बुक में सारी डिटेल आई हुई है। आगे पढ़ते हैं। चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति हुई 1949 में। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। चीन के अंदर एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी को विश्व के अंदर मान्यता देने वाले भारत जो था, सबसे पहले भारत ने ही चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी थी कि नहीं, ये पार्टी सही है, इस प्रकार का शासन जो चीन चला रहा है वो एकदम परफेक्ट है। पश्चिमी प्रभुत्व के चुंगल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू जी के हृदय में गहरे भाव थे। नेहरू जी थोड़े फीलिंग में थे और चीन उनको अच्छा लगता था, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद भी की थी। और हम ये कह सकते हैं कि चीन जो है आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भारत की बदौलत ही बना हुआ है। नेहरू के कुछ सहयोगी, मसलन उस जमाने के हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन जो है भारत पर आक्रमण करेगा, चढ़ाई करेगा। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, अंडरलाइन इसको कहते हैं, पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल सन 1954 में की थी। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करते थे और उनका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से होता था और खूब बड़ी भीड़ होती थी। दोबारा देख लो, पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल सन 1954 में की थी। अब चीन करेगा आक्रमण,
तो इसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार पुनः देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।